28 मार्च 2024 में यूपी में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करी गई। यूपी के गाजियाबाद और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करी गई। डीएम गाजीपुर आर्या खौरी और एसपी ओमवीर सिंह खुद सारे स्टेशंस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और गाजीपुर में काफी सारी जगह रेड फ्लैग मार्च भी निकाला गया। मुख्तर की खबर जैसे ही बाहर आई तो उनके घर के सामने काफी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। इंडिया का हर एक बड़ा न्यूज चैनल सिर्फ एक ही नाम जप रहा था, वो था मुख्तर अंसारी। कौन है ये मुख्तर अंसारी? क्यों एक इंसान जो सालों से जेल में बंद था उसने पूरी यूपी और देश की पॉलिटिक्स हिलाकर रख दी? क्यों कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नेचुरल और क्यों कुछ लोग इसे साजिश घोषित करने पे लगे हुए हैं? तो आइए समझते हैं कौन है मुख्तर अंसारी, जिसे कुछ लोग बाहुबली बोलते हैं और कुछ लोग रॉबिन हुड। जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे खून का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तर अंसारी का बर्थ 30 जून 1963 में हुआ था। मुख्तर प्रोमिनेंट फैमिली से आता है और उसके घर में काफी ज्यादा नामचीन बड़े बड़े लोग थे। मुख्तर के दादा मुक्ता अहमद अंसारी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। मुख्तर के नाना मोहम्मद उस्मान अंसारी इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर रहे थे, जिन्होंने इंडिया के लिए 1947 में जान भी दे दी और जिसके लिए इंडिया ने इन्हें महावीर चक्र भी दिया। मुख्तर के फादर भी गाजीपुर की पॉलिटिक्स में कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के काफी नामचीन नेता थे। यहाँ तक कि इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट अहमद अंसारी भी इनके चाचा लगते थे। मुख्तर के दोनों बड़े भाई गाजीपुर से सांसद और विधायक रह चुके हैं। मुख्तर के दोनों बेटे भी पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं और मुख्तर का जो बड़ा बेटा है वो नेशनल लेवल शूटर रह चुका है। अब अगर बात पॉलिटिक्स की करी जाए तो मुख्तर को विरासत में मिली, क्योंकि उसके पापा, चाचा, दादा हर कोई पॉलिटिक्स में था। इसी वजह से उसे पॉलिटिक्स में आने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। मुख्तर की पॉलिटिक्स में एंट्री 1995 में हुई, जब उसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन जीता। मुख्तर ने पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट से मऊ विधानसभा में इलेक्शन लड़ा और विजय बने और उसके बाद लगातार 2002, 2007, 2017 में मऊ डिस्ट्रिक्ट से वो जीतते रहे। इनमें से आखिरी 3 इलेक्शन मुख्तर ने जेल में रहकर लड़े। एक टाइम पर मुख्तर का नाम इतना बड़ा हो गया था कि वो किसी भी पार्टी से लड़े उसका जीतना निश्चित था। 2007 के इलेक्शन में मायावती ने मुख्तर की इमेज गरीबों के मसीहा जैसी बना दी, जिससे उन्हें फायदा भी हुआ। क्राइम में इतने इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी मुख्तर की रॉबिन हुड वाली इमेज काम कर गई और वो आगे जाके इलेक्शन जीता और एमएलए बन गया। 1985 से अंसारी परिवार के पास जो गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा की सीट थी वो 17 साल बाद बीजेपी के कृष्ण आनंद राय ने वो जीत ली। इससे खुंदस खाकर मुख्तर ने 3 साल बाद कृष्ण आनंद राय पे एक शूट आउट कराया जिसमें उनकी चली गई। इस तरह से मुख्तर ये साबित करना चाहता था कि जहाँ पे आप जाति बाहु इलाके में, यानी कि अपने गढ़ में, जहाँ पे आप अपना गढ़ मानते हो, वहां पे भी वो आपको सकता है। और इस के बाद मुख्तर का खौफ इलाके में बढ़ने लगा। जब 28 तारीख को मुख्तर की खबर आई तो कृष्ण आनंद राय की बीवी और लड़का दोनों काशी विश्वनाथ गए और कहा कि ये भगवान का न्याय है। जब 2010 में मुख्तर को मायावती ने बीएसपी से निकाला था ये बोलकर कि उसकी और उसके भाई की कृष्ण आनंद राय की में पूरी इन्वॉल्वमेंट है और कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया था कि इसमें इन दोनों का ही हाथ है। तो दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था कौमी एकता दल। पर 2017 के लेजिस्लेटिव इलेक्शन से पहले 2016 में मुख्तर ने बीएसपी फिर से ज्वाइन करी और 2017 में मऊ की सीट से वो इलेक्शन जीता। यहाँ तक कि 2014 में मुख्तर के इंटेंशन वाराणसी की सीट से लड़ने का था जो कि अपोजिट थे नरेंद्र मोदी के, बट उसने ये कहकर अपनी सीट विड्रॉ कर ली कि जो उसके सेक्युलर वोटर है वो हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाएंगे। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश और उसके चाचा की इसी बात पे लड़ाई हुई थी कि मुख्तर को उनकी पार्टी में ज्वाइन करा जाए या फिर नहीं। पर की दुनिया में उसने इन्वॉल्वमेंट अपनी खुद की इच्छा से करा। मुख्तर के बड़े भाई का ये कहना है कि तब वो कॉलेज में था उसकी दोस्ती एक साधु सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी, यानी क्योंकि साधु सिंह क्राइम की दुनिया का हिस्सा था इसलिए दोस्ती निभाने के चक्कर में उसकी कई पर्सनल दुश्मनियां मुख्तर के गले पड़ गई। इस चीज से हमें कह सकते हैं उसने जाने अनजाने की दुनिया में कदम रख दिया। बट सच ही है उस रास्ते पे आगे चलने का फैसला उसका खुद का था। तो क्राइम की दुनिया में ना मुख्तर का नाम अर्ली 90s से शुरू हुआ। मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी ना उससे क्राइम के गढ़ माने जाते थे। 90s से ही पूर्वांचल के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सीन में मुख्तर काफी बड़ा नाम बन चुका था। यहाँ तक कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कई गैंग वॉर्स में भी होगी थी। मुख्तर के ना मेजोरिटी ऑफ गैंग वॉर्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते थे। एंड इसी क्राइम की दुनिया में ना मुख्तर का सबसे बड़ा राइवल ब्रिजेश सिंह को माना जाता है। और कई लोगों का ना ये भी मानना है पॉलिटिक्स में क्राइम की दुनिया में मुख्तर को राइज तब मिला जब उसने एक शूट आउट में ब्रिजेश सिंह की हत्या कर दी। एंड
वहीं 2005 में ओपन जीप पे AK-47 लहराते हुए और कई दंगों को भड़काने के लिए मुख्तार पे आरोप लगे। 2007 से लेकर ना 2017 तक उसने इलेक्शन जेल से ही लड़े और एक बार जब पुलिस ने ना जेल में रेड करी तो पता चला मुख्तार तो जेल में लग्जरियस लाइफ जी रहा है। यहाँ तक कि जेल में उसके लिए बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया गया था एंड आए दिन बड़े बड़े नेता ऑफिसर्स बड़े लोग उससे मिलने आया करते थे। मुख्तार के पास जेल से अपने गैंग्स चलाने की मास्टरी थी। वो जिस जेल में ही बंद होता था ना उस जेल को अपना क्राइम का हेडक्वार्टर बना लेता था। जेल में कई बंद कैदियों से अपना काम निकलवाया करता था और वहीं से बैठे बैठे ना अपनी गैंग ऑपरेट किया करता था। एंड कई सोर्सेज का तो ये भी कहना है योगी जी के काफिले पे जो फायरिंग करवाई थी वो मुख्तार ने करवाई थी। मुख्तार के खिलाफ ना 65 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और 2022 तक ना यूपी के अलग अलग कोर्ट्स में 8 केसेस में सजा सुनाई गई है एंड साथ ही साथ उसके बेटे और बीवी पे भी कई केस रजिस्टर्ड हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ये कहते हैं कि आज गाजीपुर में हम कहीं भी जाते हैं ना तो उनके एज अ बड़े भाई हमारी पहचान होती है और जिस गाजीपुर में मुस्लिम वोटर्स की पॉपुलेशन बस 8% है वहां भी ये लोग बार बार इलेक्शन जीतते हैं तो इसका मतलब ये है हिंदू वोटर्स भी इनको इलेक्शन जिताना चाहते हैं। ऐसा कहना है मुख्तार अंसारी के भाई का। मुख्तार की एज ना डेथ के टाइम 63 साल की थी और 20 साल से ज्यादा वो जेल में टाइम काट चुका था बट फर्क नहीं पड़ा चाहे मुख्तार जेल के अंदर है बाहर है उसका क्राइम का बिजनेस ना बढ़ता ही रहा। 2019 में पंजाब के रोपर जेल में मुख्तार बंद था और 2022 में उसको यूपी के बांदा जेल में लाया गया। मुख्तार को ट्यूसडे को हॉस्पिटलाइज करा गया था और 14 घंटे बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। उस टाइम जेल में मिलने आया उसके भाई अफजल अंसारी ने मीडिया वालों को यह आरोप लगा के बताया था कि जेल में उसे जहर दिया गया है और साथ ही साथ उसने आरोप भी लगाया कि 40 दिन पहले से ही उसे पॉइजन देने की कोशिश जारी थी। और वहीं जेल अथॉरिटीज का कहना है कि डे बाय डे मुख्तार की हेल्थ डिग्रेड होती जा रही थी और हॉस्पिटलाइजेशन से भी पहले वो बाथरूम में गिर गया था। उसके बाद इमीडिएटली उसको जेल के डॉक्टर्स द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया और बांदा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हॉस्पिटल वालों ने अपने बयान में ये बताया कि 28 मार्च शाम 9 बजे उसे बंदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में बेहोशी की हालत में लाया गया और साथ ही साथ उसे उल्टियां भी हो रही थी। वहीं उसको 9 डॉक्टर्स की टीम ने ट्रीट किया बट उसको बचाया नहीं जा सका और हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। पर मुख्तार के वकील और उसके परिवार के लोग ना बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और डॉक्टर्स ने ना इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर कर दिया है कि मुख्तार की डेथ ना गैस की वजह से हुई है क्योंकि मुख्तार ने ना रोजा भी रखा हुआ था, उसकी गैस की प्रॉब्लम बढ़ गई और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो। बाकी पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट ना बाहर नहीं आई है जब ये वीडियो शूट हो रही है। आखिर में ना मेरा बस ये कहना है कि मुख्तार रॉबिन हुड था या माफिया था ये समझ लेगा ना आपको बस कॉमन सेंस चाहिए बट हमारी जितनी समझ आया ना ऐसे कैरेक्टर वाले आदमी को रॉबिन हुड तो दूर की बात है डिफेंस में ना दलीलें देने भी बहुत शर्म की बात है।